नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राजस्व महाअभियान के दौरान सरपंच और मुखिया के हस्ताक्षर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य। लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बाद भी 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत 9 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में उत्तराधिकार और बंटवारा आधारित नामांतरण को सुगम बनाने के लिए सरकार ने सरपंच और मुखिया के हस्ताक्षर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को भी मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है। उन्होंने बताया कि महाअभियान की सफलता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ बैठक हुई है। अपर सचिव ने कहा कि कई मामलों में रैयत या जिसके नाम से जमाबंदी है, जिनकी मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि महाअभियान के दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारी द्वारा सफेद कागज पर स्वघोषणा पत्र देकर मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू की है। मंत्रालय के अवर सचिव अंकुर वर्मा ने बताया कि छठ महापर्व की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए इसे वैश्विक धरोहर घोषित करने का आग्रह किया गया था। मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रस्ताव के समर्थन में विस्तृत दस्तावेज तैयार कर विभाग को भेजे गए हैं। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा में कल पारित किया गया है। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार खेल महासंघों के चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। ये बिल में सरकार कोई पावर कैचअप करना नहीं चाहती है। सरकार कोई फेडरेशन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सरकार कोई सिस्टम को नहीं कंट्रोल करना चाहती है। सभी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उसको सहयोगी होने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिले। गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ओसीआई से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके विरुद्ध 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने सृजन घोटाले के एक मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी बीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप गठित किया है। वर्तमान में श्री यादव कृषि विभाग में विशेष सचिव हैं। ये मामला वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच भागलपुर में हुए 36 करोड़ 99 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सजा पूरी कर चुके वो सभी कैदी जो अन्य मामलों में वांछित नहीं हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वर्ष 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई का आदेश देते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस आदेश की प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को भेजी जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई आरोपी या दोषी सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में है।
सर्वोच्च न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायत के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि संघ के सुचारू संचालन के लिए यह आदेश पारित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट बिपार्ड को भारतीय रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स ने ISO 9001-2015 का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह सम्मान बिपार्ड की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की श्रेष्ठता और वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली की आधिकारिक मान्यता है। प्रमाण पत्र 10 अगस्त 2028 तक मान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में अहले सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत 9 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त 2025 राज्य के पश्चिम चंपारण, सिवान एवं गोपालगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना है एवं पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज एवं मुंगेर जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा जिले के सरमेरा में सबसे अधिक 98.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पड़ोसी देश नेपाल और राज्य के सीमांचल क्षेत्र में बारिश में कमी होने के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में कमी दर्ज की गई है। हालांकि बक्सर को छोड़कर नदी का जलस्तर शेष सभी स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। बक्सर में नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद श्रीपालपुर में यह लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा तथा कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। 10 जिलों की लगभग 19 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना में गंगा नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद स्थिति गंभीर बनी हुई है। पटना जिले के 6 प्रखंडों के 78 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिंद टोली से लेकर दानापुर के दियारा इलाके तक टापू जैसी स्थिति बन गई है। सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी का जमाव देखा जा रहा है। लोग जेपी गंगापथ समेत अन्य ऊंचे स्थानों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। इधर अथमल गोला, बाढ़, दनियावा और मोकामा प्रखंडों में भी बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैलता जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF और SDRF की एक टीम लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की सुविधा के लिए 103 नावों का परिचालन किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। कोसी और सीमांचल की नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के बावजूद कोसी तटबंध के 5 स्थानों पर अभी भी पानी का दबाव बना हुआ है। इधर भागलपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के 11 प्रखंडों के 343 गांवों की लगभग 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले के गोपालपुर प्रखंड में इस्माइलपुर, बिंद टोली तटबंध में स्पर 8 और 9 के बीच दरार आ गई है। दरार आने से तटबंध टूटने का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। कई घर गंगा नदी के गर्भ में समा चुके हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी मौके पर सुरक्षात्मक कार्य चला रहे हैं। NH 80 पर पानी का अभी तेज बहाव हो रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
मधेपुरा और कटिहार जिले में बाढ़ से कई पंचायतें प्रभावित हैं। मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में पश्चिम चंपारण के 11 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें सरगटिया पंचायत के मगलहिया गांव के 8 जबकि घोघा पंचायत के 3 मजदूर शामिल हैं। मुंगेर जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर मंजीत मंडल और वाहन चालक चंदन मंडल के दोहरे हत्याकांड के मुख्य शूटर बबलू मंडल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा जिले के अतरबेल बिशनपुर पथ पर अपराधियों ने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर को नशा खिलाकर 30 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खगड़िया जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें परबत्ता प्रखंड के वैसा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के बच्चों ने शामिल होकर लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। वहीं जिले के चौथम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने करुआ मोड़ चौक से तिरंगा बाइक रैली निकाली। अररिया के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा पर एक महिला ट्रक चालक रूबिया बेगम कोलकाता से निर्यात कंटेनर लेकर आईसीपी चेक पोस्ट पहुंची। आईसीपी प्रबंधक रत्नाकर यादव ने बुके और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित रोटरी क्लब ने लगभग 11 लाख का वातानुकूलित शव वाहन नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने इसके लिए क्लब और मारवाड़ी सम्मेलन का आभार जताया है। पटना जिला स्तरीय प्रतिभा खोज मशाल खेल प्रतियोगिता के बालक अंडर 16 आयु वर्ग के फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में बीटा प्रखंड ने मसौढ़ी प्रखंड को 9-4 के अंतर से हराकर खिताब जीत लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ देगी सरकार। 16 लाख लोगों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर लिखा है, कांग्रेस प्रत्याशियों पर आज से होगा मंथन, 2700 से अधिक आवेदन। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, पूर्णिया एयरपोर्ट इसी माह चालू होगा, पीएम करेंगे चौथे एयरपोर्ट का उद्घाटन, सितंबर से शुरू होगी विमानों की उड़ान। प्रभात खबर लिखता है, ट्रैफिक एसपी ने पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी, कहा किसी से नहीं करनी है बहस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राजस्व महाअभियान के दौरान सरपंच और मुखिया के हस्ताक्षर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य। लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बाद भी 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत 9 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।